Hi friends, welcome to my channel ASD Study Zone. This is the chapter number 4, Physical World of class 11th Physics, and the topics is first of all चैप्टर के बारे में थोड़ा सा अपन ब्रीफ प्रीव्यू दें। ये पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, कंप्लीट थ्योरी है कि फिजिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का क्या रोल है और फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट लॉज क्या क्या है और इंडियन जो साइंटिस्ट हैं, जो फिजिसिस्ट हैं, कौन कौन है जिनका कि फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कोऑपरेशन रहा है। तो पहला टॉपिक लेते हैं अपन, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स क्या है पहले बात करें अपन। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच इज़ डीलिंग विथ ऑल फिजिकल फिनोमिना, यानी कि अपन जो अर्थ है, जो अपना क्लाइमेट है, अपना नेचर है, नेचर से रिलेटेड जो भी फिनोमिना होते हैं वो सारे फिजिक्स के अंडर उनकी स्टडी की जाती है, जस्ट लाइक टाइड्स, वोल्केनोज एंड द रेनबो एक्सेट्राज। नाउ अ क्वेश्चन मे अराइजिंग इन योर माइंड दैट व्हाट इज साइंस। साइंस क्या चीज़ है? क्योंकि फिजिक्स साइंस की ब्रांच है, तो अब साइंस की बात करें। व्हाट इज साइंस? साइंस ओरिजिनेटेड बाय अ लैटिन वर्ड साइंसिया विच फर्दर मीन्स टू नो, यानी साइंस का जो अर्थ है वो है टू नो, यानी कि आपको जानना है। इट मीन्स नॉलेज, यानी कि साइंस का मीनिंग ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। In the development of science, the early civilization of Egypt, India, China, Greece, Mesopotamia, and many other made vital contribution to this its progress, यानी साइंस की प्रोग्रेस में इन कंट्रीज का इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपने देखा इसमें इंडिया का भी नाम आ रहा है। अब बात उठती है कि साइंटिफिक मेथड क्या है। कई बार कहते हैं अपन कि आपकी यार कोई काम करने में साइंटिफिक अप्रोच हो तो काम बहुत अच्छे से होता है। देन व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? इट इज़ द मेथड इन विच सिस्टमैटिक approach to understand natural phenomena is as much detail and in the depth as possible, यानी कोई भी नेचुरल फिनोमिना को आपको समझने के लिए आप इतना उसमें डिटेल में चले जाएं, इतनी डेप्थ में चले जाएं जहाँ तक कि पॉसिबल है, तो उस मेथड को बोलते हैं अपन साइंटिफिक मेथड। अब फिजिक्स का थोड़ा सा और अर्थ कि फिजिक्स कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर, यानी फिजिक्स का जो अर्थ है वो है नेचर। We can broadly describe physics as a study of basic laws of nature and their manifestation in different natural phenomena. In physics, we attempt to explain diverse physical phenomena in terms of few concept and law, यानी फिजिक्स किस पे टिकी हुई है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कुछ लॉज होते हैं, उनके ऊपर फिजिक्स की स्टडी होती है। अगला स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, देखते हैं अपन फिजिक्स का क्या क्या स्कोप है। अब फिजिक्स के जो अपन ब्रांचेस निकालें कि इन फिजिक्स देयर आर टू डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दो डोमेन है, दो या मेन पार्ट हैं। पहला है मैक्रोस्कोपिक, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है इस पार्ट का, और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। अब क्या मीनिंग है दोनों में कि मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि जो बड़ा, और माइक्रो मतलब बहुत मैन्योर, बहुत छोटा। तो मैक्रोस्कोपी में वो सारे आएंगे जो बड़े लेवल पे होते हैं, जिनको कि अपन लेबोरेटरी में और टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स के ऊपर जिनका मेजरमेंट होता है, और इसको अपन क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस को डील करता है इसमें आप देखिए, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, ये फिजिक्स की ब्रांचेस की स्टडी मैक्रोस्कोपिक के अंडर की जाती है। नाउ व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक? वर्ड से अर्थ समझ में आ रहा है। माइक्रो मीन्स बहुत बारीक, बहुत छोटा। इट इंक्लूड्स एटम्स, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमिना, जो कि बहुत छोटी होती है, जो कि अपन न्यूड आइज से भी अपन इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स, और इट डील विथ एटम्स एंड न्यूक्लियस रिलेटेड फिनोमिना। जो फिनोमिना एटम और न्यूक्लियस से रिलेटेड होते हैं उन सब की स्टडी फिजिक्स के इस डोमेन में की जाती है, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। अब अपन तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि फिजिक्स और मैथ्स दोनों में ज़रूरी हैं, जिनका अर्थ समझते हैं। एक तो हाइपोथेसिस, दूसरा होता है एक्सियम, और तीसरा है मॉडल्स। इन तीनों में क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, आइए समझते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब है, हाइपोथेसिस इज एन एजम्पशन और सपोजिशन विदाउट अज्यूमिंग दैट इट इज़ ट्रू, यानी आप पहले से सपोज करके चलते हैं, प्लीज़ आप पहले से आपका माइंड सेट है कि ये चीज़ होती है, भले ये चीज़ आपके लिए सही है या नहीं है, बट आप ये मान के चलते हैं कि वो सही है। एग्जाम्पल समझते हैं अपन कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया था, इज ए हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय न्यूटन। इफ़ एनीवन सेज अस टू प्रूव दिस लॉ, अगर आपको कोई कहे कि इस लॉ को प्रूव करिए, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं, क्योंकि आप इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी वेरीफाइड एंड सस्टेनेड बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड द ऑब्जर्वेशन। हाँ, इसको आप
प्रूव नहीं कर सकते हैं, बट आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स को आप एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आप फील कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो ये होता है पहली बात जिसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। दूसरा है एन एक्सियम। इट इज़ अ सेल्फ एविडेंट truth which is strongly taken when all given और नो वन रूल्स फेल्स टू वेरीफाई एन थ्योरी। यानी आप समझिए, मान लो कि कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बाद में आपको कोई ऐसा रिजल्ट मिला और उस रिजल्ट के सारे जो डेटा आपके पास आए, उन डेटा को आप किसी भी नो वन थ्योरी जो कि अभी तक अवेलेबल है उससे आप उसको वेरीफाई ही नहीं कर पाते हैं। तब आप अपनी एक सेल्फ एविडेंट यानी खुद का बनाया हुआ एक ट्रुथ लेके चलते हैं कि ऐसा होता है। उससे वो सारे जो ऑब्जर्वेशन हैं आपके वो टैली हो जाते हैं, जो कि अवेलेबल रूल से टैली नहीं हो पाते, तो उसको बोलते हैं अपन एक्सियम। एग्जाम्पल ऐसा बोर के साथ हुआ है, फेमस साइंटिस्ट था बोर, कि इन बोर मॉडल ही अज्यूम दैट एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम फॉलोज सर्टेन रूल। यानी हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कुछ सर्टेन रूल को फॉलो करता है। आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट जो और जो क्लास होती है उसके अंदर वो रोटेट करता है राउंड राउंड, कभी अंदर नहीं गिरता। ये सारी थ्योरी उन्होंने सपोज करी और जो कि किसी पहले से अवेलेबल रूल के तौर पर प्रूव नहीं हुई, तो उन्होंने अपने इसको सेल्फ एविडेंट ट्रूथ मान लिया और यही एक एक्सियम है। अगला है मॉडल्स। मॉडल्स वो होता है कि ये एक तरह से एक थ्योरी है जो कि किसी भी आप ऑब्जर्वेशन को बार बार रिपीट करें और आपको हमेशा वैसा ही मिले, तो उसके लिए एक थ्योरी बना लेते हैं। आप उस थ्योरी को ही कहते हैं अपन मॉडल्स। जैसे एग्जांपल अपन कि मान लो कि 10 बच्चों को अलग अलग कहा जाए कि ऊपर पत्थर फेंकिए, सबके पत्थर रिटर्न होकर नीचे आते हैं। तो ये एक अलग अलग बच्चों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और सबका ऑब्जर्वेशन सेम आया। तो इट if many students throw a ball to sky, it come again to earth's surface, so it is a model proposed by न्यूटन ने ये मॉडल दिया that something which is thrown upward returns to the earth's surface। ये की एक मॉडल बन गया है। अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। कि नेचर के अंदर वैसे तो फोर्सेस आपने बहुत सारे फील किए होंगे, उनके इफेक्ट भी फील किए होंगे, बट फिजिक्स में यानी नेचर, देखिए आप स्पष्ट लिखा हुआ नेचर, नेचर इज व्हाट फिजिक्स। फिजिक्स में फंडामेंटल फोर्सेस किस किस को बोला गया है। फोर्स इज समथिंग, या थोड़ा फोर्स का डेफिनेशन है कि फोर्स क्या है। फोर्स इज समथिंग विच इज नीडेड टू पुश, कैरी और थ्रो ऑब्जेक्ट्स, डिफॉर्म और ब्रेक देम। यानी आप फोर्स के थ्रू ये 5 काम कर सकते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश यानी धक्का दे सकते हैं, कैरी और उसको थ्रो कर सकते हैं, आप उसको डिफॉर्म यानी उसकी शक्ल बिगाड़ सकते हैं, एंड ब्रेक और उसको तोड़ भी सकते हैं। वी ऑल्सो एक्सपीरियंस इम्पैक्ट ऑफ फोर्सेज ऑन अस, दे आर टोटल 4। यानी ये कि फंडामेंटल फोर्सेज जो नेचर के अंदर है वो टोटल 4 हैं। आइए इनकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, कि इट इज़ अ फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेज। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जो कि उनके मास की वजह से होता है उसको अपन ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स, यानी ये पूरे यूनिवर्स में ट्रू है। हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अट्रैक्शन होता है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स पास आके चिपकते क्यों नहीं है? क्योंकि उसके सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सब ने एक दूसरे के अट्रैक्शन को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो सारे ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पे दिखते हैं आपको। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ। यानी जो अर्थ का ग्रेविटी का फोर्स है वो सब ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं। सेकेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल। यानी अगर पार्टिकल्स को आप चार्ज कर देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिवली, तो उनके बीच में जो फोर्स होता है उसको अपन ईएमएफ बोलते हैं। इन द सिमिलर केस व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट द फोर्स इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो होता है चार्जेस के बीच में एक फोर्स के लिए लॉ है, जो कि चार्ज जब रेस्ट में होते हैं तभी वो वैलिड हैं। अट्रैक्शन फॉर अनलाइक चार्जेज, और अपन जानते हैं कि चार्जेज अगर अनलाइक हैं, डिफरेंट है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। एंड रिपल्सिव फोर्सेस जो है किसके बीच में होता है, अगर वो लाइक हैं। अगर वो लाइक यानी एक अनलाइक हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन, आप देखिए कि जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, अनलाइक हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, और अगर सेम है यानी बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। चार्जेज इन मोशन प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। इनिशियली ये माना गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट बाद में ये प्रूव हुआ कि नहीं, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू अ फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस मूविंग चार्ज के ऊपर एक फोर्स फील करता है। याद करें आप 9th 10th की साइंस में था ये किसने प्रूव किया था? मैक्सवेल ने। थर्ड है
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इट इज़ द फोर्स, देखो वर्ड से क्लियर है, न्यूक्लियर यानी रिलेटेड टू न्यूक्लियस, यानी एटम के न्यूक्लियस से रिलेटेड है। इट इज़ द फोर्स विच बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। आप सब जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करते हैं, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखता है उसको अपन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेज। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है फंडामेंटल फोर्सेज के अंदर, तो दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज एविडेंट दैट विदाउट सम अट्रैक्टिव फोर्स अ न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक रिपल्सन बिटवीन इट्स प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अगर मान लीजिए कि वहाँ पर ये फोर्स नहीं होता तो जो न्यूक्लियस है उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, क्योंकि सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर लेते हैं और वहाँ पर न्यूक्लियस का एस्टेब्लिश होना यानी एग्जिस्ट करना ही पॉसिबल नहीं होता। फोर्थ पार्ट है, लास्ट है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। यहाँ पर वापस न्यूक्लियर की बात आ रही है, यानी दिस इज ऑल्सो अगेन रिलेटेड टू द न्यूक्लियस। द वीक न्यूक्लियर फोर्सेज अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस सच एज द बीटा डीके। आपने अल्फा डीके और बीटा डीके आप फिजिक्स में लेटर ऑन पढ़ेंगे कि जब न्यूक्लियस का बीटा डीके होता है तब वहाँ पर वीक न्यूक्लियर फोर्स फील होता है। अब क्या होता है बीटा डीके में, देखिए, इन बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन्स एंड अनचार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो, यानी कि बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो दोनों उस एटम की कॉन्फ़िगरेशन से बाहर निकलते हैं। एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट एज वीक एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वीक, देखो शब्द में लिखा हुआ वीक, परंतु ये इतना वीक भी नहीं जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बट मच वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से तो वीक होता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स जितना वीक भी नहीं है। इस सेंटेंस से अपन ये अर्थ निकाल सकते हैं कि चारों फंडामेंटल फोर्सेस के जो स्ट्रॉन्गनेस है उसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, सेकंड नंबर पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, थर्ड नंबर पे वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, और सबसे जो पुअर फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला देखते हैं अपन कंजर्वेशन लॉज एंड कंजर्व्ड क्वांटिटीज। फिजिक्स में कई क्वांटिटीज़ को कंजर्व माना गया है और उनके बिहाफ पे कुछ कंजर्वेशन के रूल्स भी बने हैं। आइए समझते हैं कि व्हाट आर द कंजर्व्ड क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिमेन अनचेंज्ड इन अ प्रोसेस आर कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटीज। यानी किसी फिजिकल प्रोसेस के अंदर वो क्वांटिटी अगर चेंज नहीं होती तो उसको अपन कंजर्व्ड क्वांटिटी बोलते हैं। द कंजर्वेशन लॉ आर डीलिंग विथ सच अ क्वांटिटी दैट इज कंजर्व, यानी कंजर्वेशन लॉ उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के ऊपर डील करता है, उसके रिगार्डिंग है जो कि कंजर्व होती है। इसके बिहाफ पे कुछ कंजर्वेशन के लॉज भी बने हैं। पहला, जैसे आप कुछ नाम आपने सुने भी होंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एक्सेट्रा। Note that some conservation law are true for the one fundamental force but may not be true for other। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि एक ही फंडामेंटल फोर्स के लिए सारे कंजर्वेशन लॉज वैलिड होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर फंडामेंटल लॉज के लिए कुछ पर्टिकुलर कंजर्वेशन लॉ ही ट्रू होते हैं। ये अपन लेटर ऑन 11th और 12th की फिजिक्स में इसको और डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। फेमस इंडियन साइंटिस्ट, बात इंडिया की आती है तो अपने वैसे एक मन में जोश भर जाता है कि इंडिया के ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे, कौन से फिजिसिस्ट थे जो कि वर्ल्ड में फेमस थे। तो इनमें दो नेम इंपॉर्टेंटली आते हैं, एक तो सत्येंद्र नाथ बोस, और उन्होंने प्लैंक थ्योरी पे स्टडी की थी और उनका जो ऑब्जर्वेशन था उसको बाकायदा महान जो फेमस साइंटिस्ट हैं आइंस्टीन, उसने तक फॉलो किया है। और दूसरा नाम आता है सीवी रमन का, कि सीवी रमन एक बहुत फेमस फिजिसिस्ट थे एंड हिज रमन इफेक्ट, उनका रमन इफेक्ट आज भी बहुत फेमस है फिजिक्स में, बहुत एक माइलस्टोन प्रूव हुआ है और इसके लिए उनको 1930 के अंदर नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो इस चैप्टर की ये ब्रीफ थ्योरी थी स्टूडेंट्स, आप इनको नोट्स बनाएं, जितना इसमें समराइज़ करने की कोशिश की गई उतना पॉसिबल हुआ है। ये चैप्टर सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको सिर्फ इनमें मेन चीज़ों को याद रखना है। थैंक यू सो मच। सेकंड चैप्टर के साथ मैं अगला वीडियो लेके बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।